हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के प्रेशर को देखते हुए हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है प्रैक्टिस धड़ाधड़। इसमें हम आपके एनुअल एग्ज़ाम के पोर्शंस को बहुत ही आसान भाषा में और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स और साइंस के वो हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम आपको एक्चुअली आपको पता ही है मेटल एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आपके एनुअल पोर्शंस में। और साथ में ये ऐसा चैप्टर है जिससे आपका पीछा तो अभी नहीं छूटेगा। ठीक है, अभी आप क्लास 8 में हो, फिर क्लास 10 में जाओगे, फिर से ये चैप्टर्स आने वाले हैं और इससे ज़्यादा पढ़ने होंगे आपको। इसलिए जितना अच्छी तरह से अभी पढ़ लोगे उतनी आसानी से आप क्लास 10 यानी कि बोर्ड में अच्छा कर पाओगे। सो हम अच्छी तरह से आपको ये वीडियो ठीक से बताऊंगा, आप ठीक से देखो और समझो। इस प्रैक्टिस धड़ाधड़ के अनुसार हम आपके कोर्स को तो कंप्लीट करेंगे ही और साथ में जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर भी अभी हम साथ में ही करेंगे। फर्स्ट हम ये इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिव्यू, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं या फिर हैं क्या चीज़। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, राइट। एलिमेंट्स क्या होते हैं मतलब ये सारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस से बने होते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है ये पूछोगे आप सर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जब एक ही तरह के एटॉम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस को या किसी मटेरियल को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस एंड एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। कुछ एलिमेंट्स हमें याद भी होंगे और जो याद नहीं है तो उनके लिए देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाया है उसके लिए स्पेशली कि कितने सारे एलिमेंट्स हमारे पढ़ने हैं। ये तो मात्र एटॉमिक नंबर 30 तक हैं, ऐसे जाओगे आप तो 118 तक मिलेंगे एलिमेंट्स। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्लास के अनुसार, आपके IQ लेवल के अनुसार, वो है 30 तक याद रखना। ठीक है, अगर आप लेट से 20 तक भी याद रखते हो तो भी अच्छी बात है। जब हमको इतना तो पता है कि हम एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन एंड ओके। सबसे बड़ी बात है कि आप जो एलिमेंट्स का नाम याद रखोगे वो उनके सिंबल के नाम के साथ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ एटॉमिक नंबर एंड सिंबल। सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। ओके, these are the list of some 30 elements from the periodic table and these are important for you also। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स जैसा मैंने बताया कि 118 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इतने प्रेजेंट है हमारे आसपास। जो हम ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करेंगे एलिमेंट्स को, वो करेंगे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस में पाए जाते हैं। जैसे एल्युमिनियम और आयरन, ये हमारे अर्थ में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अबंडेंट। इसको बोलते हैं अबंडेंट मेटल्स, दैट इज़ एल्युमिनियम एंड आयरन। दी बोथ आर अबंडेंट मटेरियल, अबंडेंट मेटल्स इन आवर अर्थ क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे और भी तो मेटल्स हैं। मैंने सिर्फ आयरन और एल्युमिनियम को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि ये इनकी जो मात्रा है पाए जाने का वो बहुत ज़्यादा है, हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं ये एल्युमिनियम और आयरन। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के साथ कि कौन से मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं या लेस रिएक्टिव हैं, सबसे पहले बात करेंगे मेटल्स के रिएक्टिविटी को। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो अपने किसी कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। मतलब या तो अपना ऑक्साइड बना के होते हैं या सल्फाइड बना के होते हैं या कार्बोनेट बना के होते हैं। मतलब कहने का मतलब समझिए, आपके जो मेटल्स हैं एल्युमिनियम या आयरन, ठीक है, और भी इससे भी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या होते हैं कि वो किसी भी चीज़ के, यहाँ तक कि हवा, एयर है ना, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ भी, या सल्फ़र होता है, सल्फ़र के साथ भी ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उनके साथ वो रिएक्शन कर लेते हैं और उनके साथ मिल के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, लाइक ऑक्साइड्स बनाते हैं, सल्फाइड्स बनाते हैं या कार्बोनेट्स बनाते हैं।
लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम, ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं और हमारे नेचर में ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब एलिमेंटल स्टेट में बोलते हैं, एलिमेंटल स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ये इससे रिएक्शन करते नहीं, इसलिए फ्री स्टेट में होते हैं। ठीक है। सो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे मेटल्स हैं जो अपने कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे और बहुत सारे हैं जो एलिमेंटल स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा जो ब्रॉड रेंज है वो है नॉन मेटल का। नॉन मेटल जो है ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एयर का कंस्टिट्यूएंट जब पढ़े थे आप क्लास 7 में या उससे पहले, तब देखे होंगे आपने कि एयर में क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन्स होते हैं, नाइट्रोजन्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस जो बोलते हैं हम लोग, नोबल या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। ओके। सो मेनली हम बात करेंगे जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलके ही 99% हो जाते हैं, राइट। इसलिए हमने बात किया सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ नॉन मेटल जो होते हैं जो अपने कंपाउंड बना के रहते हैं, जैसे कार्बन का बात करें अगर कार्बन, तो कार्बन का डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे बात करेंगे ये ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड के, या फिर कोल तो आपको पता ही होगा, एटलीस्ट डायमंड देखे ना होगा, डिफरेंट थिंग। ग्रेफाइट और कोल आपने तो देखे ही होंगे। ग्रेफाइट कहाँ देखे होंगे? पेंसिल के लीड में। ओके। एंड कोयला तो आप लोग देखे ही है वो। सो ये सब क्या है? कार्बन के फॉर्म है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी कार्बन का ही फॉर्म है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसने क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। सो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। मिनरल्स एंड ओर। मिनरल्स क्या होते हैं और ओर क्या होते हैं? सी, मिनरल्स वो सारे चीज़ हैं, सारे नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस हैं जो सरफेस ऑफ द अर्थ में बहुत डीप जाओगे आप, सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत अंदर जाओगे तो ये मिलेगा हमारे मिनरल्स। मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे मिलते हैं ये सारे चीज़, जो भी चीज़ें मिलेगी नेचुरल अकरिंग चीज़ें वो क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। लेकिन और क्या होगा? और इज ए मिनरल। ओके। मिनरल में एक और भी आता है। ये और क्या होते हैं? ये और होते हैं जो जिससे हम वन मेटल या मोर देन वन मेटल हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ? और का मतलब और में बहुत सारे मेटल्स मिले होते हैं, दो मेटल्स, दो से ज़्यादा मेटल्स, या सिंगल मेटल तो होता नहीं है जनरली, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स उसमें मिले होते हैं ओर्स में। इसलिए हम बोलते हैं कि वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली मतलब अब हम मेटल निकालेंगे किसी और से तो उसको ऑब्वियस सी बात है, उसमें यदि हम खर्च करके उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बेचेंगे ही, राइट। और हाई क्वांटिटी में अगर निकाल रहे हैं तो फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम निकाल रहे होंगे तो फिर वो भी हम प्रॉफिट ही देगा, इसलिए हम लोग और को करते हैं। जैसे एल्युमिनियम हम कहाँ से निकालते हैं? एल्युमिनियम निकालते हैं हम, उसका जो और का नाम है उसका नाम है बॉक्साइट। और आयरन जो निकालते हैं उसका जो और का नाम है वो है हेमेटाइट। मतलब बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम निकालते हैं और हेमेटाइट से हम आयरन निकालते हैं। लेकिन क्या बॉक्साइट में सिर्फ एल्युमिनियम ही होते हैं? नहीं, एल्युमिनियम के अलावा बहुत सारे और भी मेटल्स होते हैं, जैसे वेनेडियम होते हैं या और वो सारे क्या होता है, उनका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करते हैं और उसको हम एक तरह से इम्प्योरिटी मान के चलते हैं। ओके। सो इम्प्योरिटी मान के चलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो भी मेटल ही है, बट उनका मुझे ज़रूरत नहीं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ज़्यादा परसेंटेज में नहीं है बॉक्साइट में, इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम इम्प्योरिटी मान लेते हैं। उसी तरह जब हेमेटाइट की बात करते हैं तो सिर्फ उसमें आयरन ही नहीं होता, उसमें और सारे मेटल्स भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ कंसिडर करेंगे आयरन को फ्रॉम हेमेटाइट। ओके। सो अब हम बोलेंगे सर और से हम मेटल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करें? ठीक है। जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, और से मेटल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटालर्जी। क्या बोलते हैं? मेटालर्जी। मेटालर्जी इज ऑल्सो इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम क्या डील करते हैं? और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस को हम पढ़ेंगे और हम और से उसके मेटल्स को अलग करेंगे। ठीक है। तो मेटलर्जी का जो स्टेप्स होते हैं, मतलब व्हाट आर द प्रोसेसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, वो सारे स्टेप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या होता है?
कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो पता चलेगा क्या होता है एक्चुअली। जान देखिए जरा सा, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, एक वाटर करंट को कहाँ छोड़ा जाता है, यहाँ मान लीजिए मैंने ओर को यहाँ पे बहुत सारा और हाई क्वांटिटी ओर को मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया है और यहाँ से मैं ओर को नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ये जो हाई करंट ऑफ वाटर है ये क्या करेगा, इस ओर को, इस ओर से जो ओर ऊपर से गिर रहा है उस पर हम पास करवाते हैं। अगर उससे हम पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये ओर में जो सब्सटेंसेस या जो मेटल्स क्या होंगे, हेवी होंगे, वो यहाँ पे गिरेंगे और यहीं पे रह जाएंगे। लेकिन जो लाइटर मेटल होंगे, लाइटर मेटल, उससे जो हल्के मेटल होंगे वो आगे जाके डिपॉजिट होंगे और उससे भी जो लाइटर होंगे वो और आगे जाके डिपॉजिट होंगे। इस तरह से क्या होगा, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, जो मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, यहीं पे गिरेगा और यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो कम क्वांटिटी में होगा वो बह के कुछ दूर चले जाएंगे। इसी तरह से और भी जो कम होगा वो आगे बह के चले जाएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, जो बह के आगे निकल जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्योरिटीज़, ठीक है। लेकिन जो मेरा मेजर मेटल है, मेजर मेटल मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो तो भाई यहीं पे गिर के रह जाएगा, ठीक है, और उसको हम कलेक्ट कर लिए। तो चलो कलेक्ट कर लेने से क्या हुआ, पहला चीज़ तो हम कर लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो हमने ओर था उसका कंसंट्रेट एक जगह पे मैंने कर लिया, चलो सही है। सेकेंड होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, अगर वो रिडक्शन मतलब क्या होता है, अगर वो क्या है, और जो है वो बहुत सारे पता है मेटल से मिल के बने होते थे, राइट। तो मैंने कुछ मेटल को अलग किया, लेकिन उसमें अभी भी क्या है, ऑक्साइड्स, मतलब वो जो ओर्स हैं वो मेटल से बने, और मेटल क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब इम्प्योरिटी अभी भी है। तो क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, मतलब उसका ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कराते हैं, तो उससे ज़्यादा प्योर बन गया वो मेटल। अब क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब जितने इम्प्योरिटीज़ अभी भी बचे हुए हैं उन सारे इम्प्योरिटीज़ को फिर से हम रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू अलग करेंगे इम्प्योरिटीज़ को, और मेटल हमारा निकलेगा फ्रॉम दी ओर। जो 3 प्रोसेसेस हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, दीज आर ऑल द प्रोसेस आर अंडर मेटालर्जी। तो यहाँ तक क्लियर होगी बातें। अब हम बात करते हैं आगे कि सर अब मेटल और नॉन मेटल का जो आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया उसमें हम जो भी पढ़ें, अब उसके आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर हम उनका प्रॉपर्टीज़ पता चल जाता मुझे कि आखिर मैं कैसे उनको पहचानूँगा, या फिर क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होता है, जनरली क्या हम यूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, कैसे दिखते हैं, या फिर क्या क्या देखने में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, या फिर किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, सॉलिड में होते हैं, गैसियस में होते हैं, क्या क्या उनके चीज़ें बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो देखते हुए करेंगे, मतलब इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि वो किससे रिएक्शन कर रहा है, किस से रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें बातें, केमिकल चेंजेस नहीं देखेंगे, बस क्या देखेंगे, फिजिकल चेंजेस, मतलब जिस चेंजेस से हम फिर से वापस उसी पे आ सकते हैं, ठीक है, चेंज करने के बाद भी। सो हम बात करते हैं कंडक्टिविटी का। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कंडक्टिविटी। इसमें क्या देखते हैं सर हम, कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स, उनका पहला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स का, वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओके। सो देखिए, सो आयरन एंड कॉपर, सो आयरन एंड कॉपर, दो, आयरन को आप जानते ही हैं और कॉपर जो तांबा बोलते हैं हम लोग हिंदी से उसको, तांबा, तो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे हम हीट भी पास हो सकता है आसानी से, और इलेक्ट्रिकल करंट जो हम जनरली यूज़ करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए कॉपर वायर का यूज़ करते हैं, और ख़ासकर यदि हीट को यदि पास करवाना है तो हम जनरली आयरन का यूज़ करते हैं, कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर्स, मतलब वो कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा, ठीक है। सो नॉन मेटल्स जो बात करेंगे, नॉन मेटल्स जैसे कोल हो गया या सल्फर हो गया। कोल क्या है, अभी बताया था मैंने कि कार्बन का ही वो डिफरेंट फॉर्म है कोल, तो कोल हो गया या सल्फर हो गया, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ये पास करवा भी सकते हैं, या बहुत सारे बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब ना के बराबर पास करवाएंगे, और हीट भी सेम चीज़। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो बताया मैंने पेंसिल के लीड में होता है वो ग्रेफाइट, वो जो ग्रेफाइट होता है वो एक एक्सेप्शन है कि वो एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब अगर आप
बात करेंगे कि अगर नॉन मेटल्स तो सर जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन क्या है इसमें, ग्रेफाइट का है। अब एक्सेप्शन का बात कहाँ से आया, एक्चुअली से क्या होता है, अगर आपके फैमिली में या किसी और के फैमिली में, किन्हीं के फैमिली की बात बताता हूँ, उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, मेंबर होते हैं। तो हम यदि किसी एक मेंबर का कैरेक्टर पता कर लेते हैं तो पूरा फैमिली का लगभग पता चल जाता है कि कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड वाले हैं, तो इस तरह पता कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी किसी फैमिली में ऐसा भी होता है कि एक ना एक एक्सेप्शन मिल ही जाता है। मतलब हो सकता है आप सबको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो, उसको नहीं हो, वो इंटरेस्ट नहीं लेता होगा पढ़ाई में, तो क्या करता हो सकता है वो डांस करता हो, ठीक है। आपके फैमिली में कोई डांसर नहीं है लेकिन वो डांसिंग में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या हो गया, एक तरह का एक्सेप्शन हो गया तुम्हारे आपके फैमिली में। तो ये क्या हो जाता है, इसी तरह एक हम यदि बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, उसको डिस्क्राइब कर ब्रॉडली क्लासीफाई करने का मतलब क्या था, मतलब यही था कि अगर हम मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम हाफ ऑफ द पीरियोडिक टेबल मोर देन हाफ ऑफ द पीरियोडिक टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब हम बताएं ना 1 से 18 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, तो 1 से 18 में से मेटल्स बहुत सारे होते हैं, लगभग 90 के अराउंड मेटल्स होते हैं। तो सर ये जो 90 के अराउंड जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स के बारे में यदि पढ़ना होगा तो ईच एंड एवरी का प्रॉपर्टी पढ़ने से अच्छा है कि उसको हम फैमिली में बांट दिए, क्या, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो अगर हम मेटल्स के बारे में सारा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो हम आसानी से लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये मेटल है, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज इसमें होने चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी बात कि कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया हर फैमिली में कोई ना कोई एक एक्सेप्शन मिल ही जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, बातों को लेके या फिर एनी मूवमेंट या इंटरेस्ट, किसी की बात को लेके एक्सेप्शन मिल ही जाता है। तो उसी तरह हम बात करते हैं यदि नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन का फॉर्म, ग्रेफाइट क्या है बताया मैंने अभी, कार्बन का फॉर्म ही है, ठीक है। ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मतलब हीट का आप नहीं बता सकता, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पास होता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। उसी तरह हम बात करेंगे यदि हार्डनेस का बात करेंगे कि अच्छा हार्डनेस में क्या होता है, मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, तो ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। फिर उसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, ये तो बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतना सॉफ्ट होते हैं कि इसको आप चाहो तो चाकू से काट सकते हो, ब्लेड है ना, ब्लेड जिससे हम नाखून काटते हैं कभी कभी, तो क्या होता है उस चाकू से या फिर वो ब्लेड से ही हम उसको काट सकते हैं। और भी आप देखे होंगे, तो ये तो हो गए चलो हार्डनेस का कि ऑल द मेटल्स, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के हम सारे मेटल्स को लगभग बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स का अगर बात करें तो सब सारे सॉफ्ट होते हैं। लेकिन फिर बात हो जाता है एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, डायमंड क्या है, कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है, तो कार्बन तो एक नॉन मेटल है, राइट। सो डायमंड का बात करते हैं, डायमंड फिर से हो जाता है एक्सेप्शन में, मतलब ये तो हार्डेस्ट मटेरियल है। मतलब आप बात करो ना कि आप मेटल्स की बात करते हो जब भी, तो मेटल्स तो चलो जितना हार्ड है हार्ड, लेकिन डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल है फाउंड एवर, मतलब अभी तक जो पाया गया है उसमें सबसे हार्ड कौन है, डायमंड है, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल से बना है। तो इस तरह बोल सकते हैं, एक्सेप्शन तो होते ही हैं। सो याद रखने पड़ेंगे एक्सेप्शंस को, क्या है, एक्सेप्शंस को याद रखने पड़ेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज तो आपको याद ही होंगे कि मेटल्स आप किससे कंपेयर भी कर सकते हैं, एक याद होगा कि नहीं लोहा होता है एक मेटल, मतलब समझ सकते हैं बहुत हार्ड होगा मेटल्स, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है एक्सेप्शन, सोडियम पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। उसी तरह हम बात करेंगे नॉन मेटल्स में, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन फिर से एक्सेप्शन क्या आ गया, डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें ये हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ओके, सो अब बात करेंगे अगर ये सब हार्ड मटेरियल नहीं है, अगर नॉन मेटल्स नहीं है, तो अगर आप ऐसा करो, आप आयोडीन है, आयोडीन देखे हो गए शायद, तो क्या होता है आयोडीन को आप चाहो तो आप उसको हथौड़ा से या हैमर से उसको मारोगे तो टूट जाएगा, मतलब वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कैसा, ब्रिटल को समझने का सही सेंस क्या है, आप बिस्किट खाते हो, राइट, तो आप बिस्किट को कितना आसानी से तोड़ लेते हो, फटाक से टूट जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल है। उसी तरह होते हैं नॉन मेटल्स। अगर नॉन मेटल्स आपको दिख भी रहे हैं, नॉन मेटल्स जैसे कि जो सॉलिड स्टेट में है, तो बहुत सारे ब्रिटल होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिटल होंगे, आसानी से टूट जाएंगे, हैमर करो आराम से टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हार्डनेस का, कि मेटल का हार्डनेस क्या होता है यार, नॉन मेटल का क्या याद रखने का इसमें,
एक्सेप्शन याद रखने का है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल हम लोग रोज़ आम दिनों में मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या होता है, हम लोग मिल ही जाते हैं कोई ना कोई नॉन मेटल से या मेटल से, ठीक है। लेकिन याद रखने के लिए क्या है कि एक्सेप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम इन मेटल एंड डायमंड इन नॉन मेटल। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हो गया हमारा, कंडक्टिविटी एंड हार्डनेस। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है अगर आप किसी मटेरियल को हीट करो, ठीक है, हीट करो और उसको पीट के या खींच के कुछ भी करके अगर उसका आप वायर बना पाते हो, वायर तो देखे होगे ना, बिजली का तार देखे ही होगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पर फ्लो करता है, ठीक है। तो वायर यदि आप बना पा रहे हो उस मेटल का या फिर उस सब्सटेंस का, तो उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि डक्टिलिटी बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो अब हम बात करेंगे कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर और डक्टाइल, मतलब इसको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरह का वायर में कन्वर्ट। आप इस तरह का वायर तो देखे ही होंगे, घर में देखे होंगे या भी बाहर कहीं, जैसे पोल टू पोल आप देखे होंगे, एक पोल से दूसरा पोल के बीच तार खींचा हुआ होता है, राइट। वो तार किस चीज़ का होता है, ऑब्वियसली मेटल का होता है, या तो एल्यूमिनियम का होगा या फिर कॉपर का होगा, ठीक है। कॉपर क्या होते हैं, महंगे होते हैं, राइट। तो क्या करते हैं उन लोगों को, तो भाई ज़रा सा रेजिस्टेंस चलेगा, मतलब क्या होता है उनको जैसे सस्ती चीज़ चाहिए होती है, तो एल्यूमिनियम दे यूज एल्यूमिनियम। लेकिन हम हाउस होल्ड में क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉपर की तारें यूज करते हैं, राइट। सो जिसको हम तार में मतलब वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नॉन मेटल्स, तो मैंने पहले बताया नॉन मेटल्स आप ब्रिटल, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब उसको गर्म करो ऐसे ही आप यदि खींचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कि वो ब्रिटल होते हैं और उनको आसानी से वायर्स में, आसानी से क्या उसको वायर्स में आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। तो समझ गया कि चलो मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। तो चलो इसे डक्टिलिटी का भी प्रॉपर्टी समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं मेलेबिलिटी। ये मेलेबिलिटी क्या होता है सर, मेलेबिलिटी क्या होता है, अगर आप देखे होंगे एल्युमिनियम का शीट, कहीं देखे हो आप एल्युमिनियम का शीट या फिर एल्युमिनियम फॉइल, समझ रहे हो, एल्युमिनियम फॉइल मतलब वो जो एल्युमिनियम फॉइल कितना पतला होता है, कागज से भी पतला, पेपर होता है ना, पेपर उतना पतला होता है। तो सर उतना पतला उसे बनाया कैसे, अब फटा भी नहीं यार, कैसा बना दिया। तो ये जो बनाने का जो प्रोसेस, जो प्रॉपर्टी है, क्या कैसे जो बनते हैं उसको बोलते हैं कि ये मेलिएबल होते हैं, इसलिए बनते हैं। मतलब मेलिएबल मतलब यदि हम उसको हैमर से मार के या मार के, हैमर क्या, वह कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो, आज मैं हैमर का एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। वो तो मशीन से बनते हैं, राइट, एल्युमिनियम फॉइल तो मशीन से बनते हैं। मशीन में क्या करता है, वो भी दबाता ही होगा प्रेशर से, तो वो फॉइल बनते हैं, मतलब बहुत सारे वो चपटे हो जाते हैं, एकदम सीट की तरह एकदम पतले पतले हो जाते हैं। तो वो यदि किसी कोई मेटल या कोई सब्सटेंस जिसको हम फोर्स लगाएंगे और वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कि मेलिएबिलिटी। सो अगर हम मेटल का बात करें, जैसे सिल्वर हो गया या एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम का आपने देखे ही होगा, एल्युमिनियम का जो बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स जो बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो तो ऐसे पहले ऐसे होंगे नहीं, वो कैसे किस फॉर्म में होंगे, हो सकता है इस तरह के। एल्युमिनियम कहाँ से निकलता है, बॉक्साइट से, राइट। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकला, एल्युमिनियम का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मान लो जब आपने 2 kg एल्युमिनियम लिया तो कोई साइज का नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर उसको आपने बनवाया, क्या बनवाया, यूटेंसिल्स बनवाए, ठीक है, तो क्या होते हैं, वो आसानी से यूटेंसिल बन जाते हैं बिना ब्रेक के, राइट। तो क्या बोलते हैं कि उसका मेलिएबल का प्रॉपर्टी है, जिस कारण से वो किसी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटल्स के केस में होता है, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं होता। फिर से मैंने बोला क्यों, ब्रेक इजीली, जब उसको आप हैमर करोगे ना, ये आसानी से टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मेलिएबिलिटी का देख लिया अगर प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लस्चर का। लस्चर क्या होता है, लस्चर मतलब होता है चमकना। क्या होता है, चमकना, साइन करना। अगर साइन कर रहा है कोई चीज़ तो बोलते हैं कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसको बोलते हैं लस्चर प्रॉपर्टी उसमें है। मतलब मेटल में अगर बात करते हैं गोल्ड या सिल्वर या कॉपर की, आपने कभी देखे होंगे मम्मी को पहनते हुए गोल्ड का या नेकलेस या फिर कान में कुछ पहनते हुए, तो क्या होता है, वो जनरली चमकते हैं, राइट। जब भी लाइट पड़ता है तो बहुत सारे चमकते हैं, तो देखने में अच्छा लगता है चलो 1-2 मैं भी पहन लेता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सो क्या होता है, जनरली क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं गोल्ड सिल्वर या कॉपर होते हैं, वो सारे लस्चर, उसमें लस्चर का प्रॉपर्टी होता है।
सो वो लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। चलो सो वो चमकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स, जैसे बात करता हूँ मैं कोयला की, उनका जो लस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डल होता है। डल होता है मतलब वो चमकते नहीं है। कोयला देखा है कभी चमकते हुए? नहीं देखा, राइट। सो लेकिन इसमें भी फिर से एक आ गया एक्सेप्शन, मतलब आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है ना, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें नेचुरल लस्टर होता है। मतलब ये प्राकृतिक, मतलब हम लोग इसमें डाले नहीं है लस्चरिटी, लेकिन ये लस्चरस होते नहीं है, बट इसको हम बनाते नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, नेचुरल लस्टर होता है। मतलब ये चमकते हैं, ये डल नहीं होते हैं, देखने में इसका सरफेस डल नहीं होता। लाइट दोगे तो वापस रिफ्लेक्ट करेगा आयोडीन से। तो एक एक्सेप्शन यहाँ भी मिल गया, क्या, आयोडीन। तो इस सारे एक्सेप्शंस को याद रखने होंगे। क्या जनरल प्रॉपर्टीज तो समझ में आता है। मेटल्स मतलब कोई आप एग्जांपल ले लो, जैसे सोना ले लिया या चांदी ले लिया, तो चमकते हैं, ये आसान से याद रह जाएंगे। लेकिन क्या याद नहीं रहता कि सर नॉन मेटल फिर नहीं चमकते होंगे, उनका डल होगा, सरफेस कैसा होगा, डल होगा, दे डोंट रिफ्लेक्ट लाइट। लेकिन फिर से इसमें एक्सेप्शन आ गया, क्या, आयोडीन। तो फिर आपको आयोडीन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात जो करेंगे वो है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब किस स्टेट में रहता है। हम 3 स्टेट पढ़ चुके हैं मैटर का, राइट। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो ये किस स्टेट में होते हैं। अगर हम बात करेंगे मेटल्स की, तो ये जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में कैसे, तो आप भी जानते हो, लोहा देखे ही होंगे, लोहा या फिर तांबा मतलब कॉपर, या फिर आयरन या एल्युमिनियम या सोना या चांदी, जो भी देखे हो, ये सब क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। कब, रूम टेम्परेचर में बात कर रहा हूँ। क्यों, आप बोलेगा सर सॉलिड स्टेट में क्या, मैं तो गर्म कर दूंगा, पिघला दूंगा, फिर बोलूँगा ये तो लिक्विड हो गया सर। तो मैं वैसा नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ किसमें, रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर मतलब जो आसपास का हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, राइट। सो उस टेम्परेचर में क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। लेकिन इसमें भी फिर से आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे मर्क्यूरी या गैलियम। मर्क्यूरी या फिर गैलियम, इसको आप हाथ में रखोगे ना, हाथ में, तो ही पिघल जाएंगे। ज़्यादा इनके मेल्टिंग पॉइंट होते नहीं हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही पिघल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। आपने मर्क्यूरी देखा होगा कहाँ पे, थर्मोमीटर में देखा होगा। थर्मोमीटर में देखते हो ना, पारा नापते हैं, जब बुखार होता है तो कैसे नापते हैं, बस कहीं पे बॉडी में, बॉडी के जिस पार्ट पे आपको लगाना है, जैसे आपको बुखार हुआ है तो ऑब्वियसली आपका बॉडी हीट में होगा, ठीक है। तो उसमें हीट होगा तो कहीं भी सड़ाओ आप, वो क्या होता है, पारा ऊपर चढ़ जाता है, मतलब वो लिक्विड पिघलने लगता है और ऊपर तरह चढ़ जाता है, स्केल बढ़ जाता है। देख लेता हूँ, अच्छा इतना बुखार है इसका। तो क्या होता है, इसका मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक मेटल है। जैसे गैलियम भी होता है, जिसे आप फोटो में देख सकते हो, गैलियम हाथ में रखा रखे पिघल जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये कितने, इसको तो बोल नहीं सकता कि सॉलिड में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे नहीं हो सकते। तो एक्सेप्शन में इसको फिर याद रखना पड़ेगा, क्या, मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये होते हैं लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल किस में होते हैं। मेटल समझ गया, सॉलिड में होते हैं या फिर लिक्विड में होते हैं। लिक्विड में कौन होते हैं, मर्क्यूरी और गैलियम। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप कि नॉन मेटल कैसे होते हैं। तो नॉन मेटल सर आप सॉलिड में भी मिल सकता है, लिक्विड में भी मिल सकता है, और गैसेस तो मिलता ही है। आपको पता ही है, गैसेस में एग्जांपल तो पहले दे चुका हूँ। फ्री स्टेट में पाया जाता है कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो सारे गैस होते हैं, ठीक है। गैसेस तो समझ में आ जाता है। बोले सर अब लिक्विड में कौन है, लिक्विड में है हमारा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन। और दूसरा है सॉलिड स्टेट में कौन पाया जाता है, तो मैंने बताया कार्बन और उसके जो फॉर्म्स होते हैं। जैसे कार्बन का बताया, कार्बन में कौन, कोल हो गया। कोल क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल से बने हैं, लेकिन होते हैं किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरा है फॉस्फोरस या आयोडीन। मैंने बताया आयोडीन में क्या होता है, नेचुरल लस्टर होता है, राइट। तो चमक रहा है, मतलब देख पा रहे हो तभी तो चमक रहा है, ठीक है। अब एक बार बताया कि बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, अब उसको थोड़ा सा तोड़ोगे, हैमर से मारोगे, टूट जाएगा। वो सॉलिड स्टेट में होंगे ना। तो ये जो है आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, या फिर कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हो गए, वो सब क्या सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन लिक्विड में ब्रोमीन, लिक्विड में कौन होता है, ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। तो इस तरह पता करेंगे अगर फिजिकल स्टेट की, तो इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन आ गए। मतलब आप चाहो तो मेटल्स जो बोला मैंने कि सॉलिड स्टेट में होते हैं,
उसमें भी एक्सेप्शन आ गया, मर्करी और गैलियम। और नॉन मेटल जो बोला मैंने कि वो 2-3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी। क्या है मेन याद रखना है आपको, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है। सो इस तरह से हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है सोनरस। सोनरस मतलब जिसको आप पटकोगे या हैमर करोगे तो क्या होगा, आवाज़ आना चाहिए। जैसे आप तो अच्छी तरह जानते हो स्कूल का बेल, उसके लिए तो आप स्कूल जाते हो राइट, कि बेल कब बजेगा। तो वो क्या है, बेल जो होता है वो किस चीज़ का होता है, मेटल का बना होता है, लोहे का, खास करके लोहे का देखे होगे आप लोग, लोहे का बने होता है। तो क्या होते हैं बेल, बेल जो होते हैं, जैसे वो क्या है, बेल किसका एग्जांपल है, मेटल का है। लोहा किसका एग्जांपल है, सॉरी, लोहा किसका एग्जांपल है, मेटल का है। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्टक, मतलब जब उसको आप बजाया जाता है फिर उसको कुछ हैमर किया जाता है तो उसको क्या, रिंगिंग साउंड निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं सोनोरस। लेकिन अब बात करें सर सोनोरस कौन सा मेटल नहीं होता, मैंने पता है ना, Hg मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, उसका नेचर ये लिक्विड का, तो लिक्विड को तुम बजा पाओगे क्या, ऑब्वियसली नहीं बजा पाओगे। तो इसका एक्सेप्शन में क्या आ गया, मर्क्यूरी जो लिक्विड में होता है वो सोनोरस नहीं होता। और दूसरी बात, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब कुछ अपना मेटालिक साउंड कोई क्रिएट ही नहीं करता है, उसको बजाओ या उठाओ या पटको, कुछ भी करो वो आवाज़ नहीं करने वाला है, ठीक है। मतलब धो दो उसको, आवाज़ नहीं करेगा, बहुत सही है, ठीक है। लेकिन बच्चा को क्लास में धो दो, बहुत आवाज़ करते हैं राइट, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा मेटल है, ठीक है। सो ये है सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और नॉन मेटल में तो होता ही नहीं है सोनोरस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद आप जानते ही होंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। डिफरेंस क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है जब कोई सब्सटेंस पिघल रहा है, तो पिघलने का जिस टेम्परेचर के बाद वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब से वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर से, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर सॉलिड है तो पहले क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और लिक्विड है उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब लिक्विड ऑलरेडी है तो उसमें क्या ही पिघलेगा, वो तब शायद बॉयल। तो इस तरह से वो बन जाते हैं डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट शेप्स में उसको मोल्ड किया जाता है बाय हीटिंग और फिर कूलिंग। लेकिन अगर हम सोडियम और पोटेशियम का बात करें, पहले बताया था मैंने सोडियम पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल है तो वो आसानी से क्या होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, मतलब आसानी से पिघल जाएंगे, ठीक है। जरा सा टेम्परेचर दो पिघल जाएंगे। लेकिन एक है सीजियम। सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसका टेम्परेचर भी, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 27 के आसपास, 27 डिग्री, मतलब ऐसे रूम टेम्परेचर है जितना हमको अच्छा लगता है। आजकल कितना टेम्परेचर चल रहा है, लगभग 25, 22, 27 इस तरह का आसपास। इतने टेम्परेचर में सीजियम क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो ऐसा मेटल जो आसानी से पिघल जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो ही होगा, बोल सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल का जब बात करूँ, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स का तो बॉइलिंग पॉइंट या फिर बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, वो तो बहुत ही कम होगा नॉन मेटल्स का। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, फिर से बोलूँगा, कार्बन का डिफरेंट फॉर्म क्या है, एक है डायमंड। डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट है राइट, यहाँ तक कि इतना हार्ड है कि आप आयरन है ना, आयरन आपको क्या लगता है लोहा बहुत हार्ड होता, तो आयरन को पिघलाने के लिए मान लीजिए जैसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड लग रहा है, तो आप डायमंड को पिघलाने के लिए कितना लग रहा है, देखा, जस्ट डबल से भी ज़्यादा, मतलब 3700 डबल से भी ज़्यादा लग रहा है अगर टेम्परेचर डायमंड को पिघलाने के लिए। सो ये सबसे हार्डेस्ट है। लेकिन ये एक तरह का एक्सेप्शन है कि नहीं, मैंने बोला है डायमंड एक एक्सेप्शन है, उसको होना चाहिए था, मेटल भाई है, कार्बन से बना हुआ है इसलिए नॉन मेटल क्या होता है, अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात किए सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का। एक डिफरेंट टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग मेटालॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जहाँ मैंने बताया 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, लगभग 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल का भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब वो मेटल भी हैं या फिर नॉन मेटल भी हैं, दोनों बोल सकते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी उसने रखा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मेटालॉइड्स। उसमें जो एग्जांपल के नाम पे बोलूँगा वो क्या है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इस तरह के।
तो इस तरह के जो हैं एलिमेंट उसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स। सो ये तो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे मेटल और नॉन मेटल के, इन्होंने हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, एक्सेप्शन जो है इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रखना है। अगर फिर से कहीं कन्फ्यूजन है तो आप फिर से वीडियो में बैक जा सकते हैं और फिर से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस है, आप उनको नोट कर लेना। और वीडियो के लास्ट में मैंने क्या करूँगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं क्या दे दूँगा, मैं इस पूरा PPT को भी उसमें अटैच कर दूँगा ताकि आप इसका नोट्स सही से बना सको। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, राइट, आपको एग्ज़ाम का तैयारी भी करना है, आपके सामने पूरा एनुअल एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। सो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इस PPT को दे दूँगा ताकि आप आसानी से उसको रेफ़र कर पाओ और क्या एक्सेप्शंस है, खास के एक्सेप्शंस क्या हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ पाओ। तब उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब किस किस से रिएक्शन करेगा तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये सब सारे बात करनी है। किससे रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन नहीं करेगा, किससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, किससे रिएक्शन करेगा तो क्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, आपने एसिड एंड बेस तो पढ़ा ही होगा। एसिड एंड बेस ये क्या होते हैं पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो आपने लिटमस पेपर टेस्ट पढ़ा होगा, राइट। कौन सा लिटमस पेपर टेस्ट, मतलब एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। ठीक है, अगर वो ब्लू है, ब्लू लिटमस, अगर उसको किसी सॉल्यूशन में डालिए आप और वो रेड बन जा रहा है, जैसे ये क्या है, ये ब्लू है, राइट, ये ब्लू लिटमस है, इसको पूरा ब्लू था पहले, लेकिन जैसे इसको मैंने एक सॉल्यूशन में डाला ये क्या हो गया, रेड, रेड हो गया, मतलब ये सॉल्यूशन को बोलेंगे हम लोग एसिडिक, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात है, अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालता है मैंने रेड को तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, ये बेसिक सॉल्यूशन है। पता करने का तरीका है, बस इंडिकेटर्स हैं ये कि एसिड और बेस को कैसे पहचान करें हम लोग, तो इसके बारे में चलो सही है, पता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये पहले मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने इसका कुछ टेस्ट जो है आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसमें ये आपका यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। खासकर जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि जो बेस है वो रेड को क्या करता है, ब्लू करता है, और एसिड जो है वो ब्लू को रेड करता है, याद रखने का है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब शुरू करेंगे उससे पहले हम बात कर लें कि ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, पता है ना, एयर में। ठीक है, तो अब यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन कोई मेटल या नॉन मेटल कर रहा है, इसका मतलब उसको हम ऑक्सीजन को डालने रहे हैं बाहर से, बस उसको हवा में छोड़ दो, वो अपने आप रिएक्शन कर लेगा। जैसे बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉर मेटल्स, मेटल्स का बात करते हैं तो क्या होता है, मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और बनाएंगे मेटालिक ऑक्साइड्स। ये मैंने पहले बताया था कि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते तो क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होंगे तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उनके साथ वो रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन कर सकते हैं और मेटालिक ऑक्साइड बना सकते हैं। उसके अपने ऊपर में जैसे मेटल का है, मेटल के सरफेस में क्या होगा, ऑक्साइड का लेयर जम जाएगा। ठीक है, तो एंड दिस मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब मैं बोलूँगा बेसिक इन नेचर, आप बोलेंगे सर ये तो जबरदस्ती बोल रहे हो, बेसिक इन नेचर कैसे पता चला? तो बेसिक का मैंने पहले बता दिया, बेसिक का टेस्ट क्या होता है। आप अगर बेसिक के लिए आप अगर लाल लिटमस को डालोगे बेसिक सॉल्यूशन में तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। समझ जाने के वो बेसिक सॉल्यूशन, तो पता कैसे चलेगा सर, एक बार करके देखते हैं ना फिर। ठीक है, करके भी देख लेंगे। उससे पहले चेक करते हैं, खाली ये बताना ये तो समझ में आ गया कि मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ मेटालिक ऑक्साइड्स बनाएगा, चलो सही है। ये देखने को कहाँ मिलेगा आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखे होगे आप, आयरन में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है, राइट। तो जंग लगता है मतलब आप जैसे एक फिगर से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ये लोहा तो इस तरह नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर देखो आपको ऐसा लग रहा हो जैसे इसको कुछ बीमारी हो गया है। ठीक है, एक्चुअली बीमारी ही हुआ है, इसको क्या होगा, ऑक्साइड ने लिया है, मतलब इसको जंग लग गया। इसका क्या हो जाता है, इसका स्ट्रॉन्ग जितना था अब स्ट्रॉन्ग उतना नहीं रहेगा, धीरे धीरे कैसा होगा, ये कम्प्लीटली ब्रोकन, टूट जाएगा। ये इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ये रहेगा ही नहीं, अगर इसमें रस्टिंग लग गया तो मतलब ऑक्साइड से रिएक्शन कर गया। ठीक है, तो क्या होता है, ये पहले क्या था, आयरन, आयरन का तुमको जानता है कि Fe उसका क्या होता है, सिंबल होता है। आयरन का क्या होता है, सिंबल Fe। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन अपना मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसको बोलते हैं O2। और हमारे एटमॉस्फेयर में तो वाटर
मिल ही जाएंगे वेपर के रूप में, वाटर वेपर, राइट। अगर उससे आप रिएक्शन करा देते हो तो आयरन ऑक्साइड बनता है। मैंने बोला मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं मतलब आयरन ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं इसको जैसे टेस्ट करना चाहूँगा अच्छा हाँ, और एक कॉपर का देख लो, कॉपर का देख लो, इसमें देखो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन, ये कुछ और नहीं है, ये बस ये ऑक्साइड्स के लेयर जम गया है इसके ऊपर। ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये क्या है, ऑक्साइड्स के लेयर। ये कॉपर के यूटेंसिल्स या कॉपर के जो कॉपर मेटल होते हैं उनके ऊपर ये जम जाता है। कब जमता है सर, जब आप कॉपर जब वाटर वेपर या फिर वाटर के साथ, ये डायरेक्ट वाटर या फिर ऑक्सीजन और CO2, CO2 कहाँ मिलेगा सर, वो तो हम पता ही है, एयर में तो CO2 भी रहता है, राइट। तभी तो प्रॉब्लम है इतना दुनिया में। तो क्या होता है, कॉपर भी है, वाटर भी है, CO2 भी है और O2 भी है। ये सारे रिएक्शन का क्या बनाएंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये दोनों मिल के क्या करते हैं, कॉपर के ऊपर इस तरह का लेयर बना देते हैं, इस तरह का लेयर। मतलब ये ग्रीन ग्रीन जो लेयर दिख रहे हैं ना तुम्हें, जहाँ तक स्पोर्ट्स टाइप के, बहुत सारे स्पोर्ट है ना, कितने स्पोर्ट है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब ऑक्साइड जमा है और कुछ नहीं हुआ, इसका हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट ये सब ऊपर में जम जाते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉपर या फिर जो आयरन देखा हमने वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आप देख चुके हैं, ठीक है। सो उसका मेटल ऑक्साइड्स बन जाता है। अब अगर हम टेस्ट करना चाहेंगे कि वो सर आप बोले थे ना कि वो बेसिक होता है, बेसिक होता है मतलब पता कैसे चलेगा, रेड लिटमस डालूंगा तो वो ब्लू होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या करना है, इसको टेस्ट करने के लिए फिर क्या करूँगा मैं, एक इसमें क्या देवा है, इसमें एक है स्पून फुल ऑफ रस्ट मतलब जो जंग लगा है ना लोहे में, उसको आप एक स्पून से ऐसे, इसे मान लो इसमें जंग लगा हुआ है, मैं क्या करूँगा एक स्पून से ऐसे निकाल लूँगा, हल्का सा निकाल लिया। उस जंग को क्या करूँगा मैं पानी में डाल दिया। अब मैं पानी में डाल दूँगा तो क्या होगा, वो जो रस्टिंग है वो क्या होगा, जल्दी घुलेगा नहीं। तो क्या करूँगा मैं प्रॉपर्ली इसको हिला दूँगा। मान ली इसमें मैंने इस टेस्ट ट्यूब मैंने डाल दिया उसको पहले रस्टिंग को, फिर उसमें पानी डाल दिया, फिर उसको क्या किया मैंने पूरा हिला दिया, ठीक है। पूरी तरह हिलाने में क्या होता है, वो लगभग घुल जाता है, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैंने बोला कि जो जंग लगा है वो क्या है, बेसिक है। मैंने बोला ठीक है, मान लिया बेसिक है। तो उसमें जब क्या करूँगा, उसमें टेस्ट करने के लिए, उस सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को लाएंगे। रेड और ब्लू दोनों ले आओ। किस तरह आप रेड पहले जानते थे इसके, तो रेड लेकर आए, ब्लू भी लेकर, दोनों ले आओ, ठीक है। अब पहले ब्लू को डालो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब आप रेड को डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तब मुझे क्या पता चलेगा, आपको बोला था कि इंडिकेटर्स हैं ये, मतलब अगर रेड ब्लू में हो रहा है तो वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहूँगा तो मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम बोला था, ये क्या है, मेटल है। तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का रिबन होता है, राइट। मैग्नीशियम का इस तरह का एक रिबन ले लो काट के, इसको क्या करो, इसको मैंने एयर के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ना आग लगाने के लिए, तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस मतलब एयर के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको मैंने बर्न किया। तो जब ये क्या बर्न होगा तो नीचे जो है यहाँ पे ये जो पाउडर फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। बर्न होके ये पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। उस पाउडर को क्या करना है, उस पाउडर को फिर से मैंने वही करूँगा, पानी में डाल दूँगा, ठीक है। पानी में डालकर पूरी अच्छी तरह से हिला के उसको मिला दूँगा। फिर उसमें बस सेम टेस्ट करूँगा। क्या टेस्ट करूँगा, रेड और ब्लू 2 लिटमस पेपर ले आऊँगा, पहले ब्लू डालूंगा या पहले कुछ भी रेड डालो, रेड हो जाएगा ब्लू, बट ब्लू को कुछ नहीं होगा, मतलब रेड हो रहा है ब्लू, इसका मतलब इंडिकेटर क्या हो गया, ये क्या शो करता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है, दैट्स इट। तो ये हुआ टेस्टिंग करने का कि वो बेसिक इन नेचर होते कि नहीं। मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, हम ये टेस्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो सही है। अब नॉन मेटल की बारी आई है। मतलब सर नॉन मेटल क्या होते हैं, उसको यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा, ऑक्सीजन के साथ लाऊंगा तो क्या बनेगा, या फिर वो बेसिक होगा, एसिडिक होगा, कुछ तो होगा, क्या बनेगा क्या। पर ठीक है, तो लेके आया हम लोगों ने नॉन मेटल्स। ये भी क्या होता है, ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ये भी ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन वो जो बेसिक इन नेचर था, यहाँ पे जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था पहले
कि एक इंडिकेटर यूज करते हैं हम जो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, ये जो हमारा एग्जांपल लिया हुआ है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर, सल्फर का पाउडर ले लो और उसको एक स्पून, ये जो है ना डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, मतलब क्या होता है, एक स्पून, इस तरह का स्पून जिसका जो डंटा होता है ना वो बहुत लंबा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें इस स्पून में हमने कॉपर का पाउडर डाल दिया और उसको मैंने एक टेस्ट ट्यूब या फिर इस तरह का कोई अपरेटस लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे और उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो सल्फ़र क्या होगा, बर्न करना स्टार्ट होगा। सल्फ़र बर्न करना होगा तो गैस निकलेगा और जार जो है वो चैम्बर जो है वो क्या होगा, गैस से पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं इसको ढक दूँगा। ठीक है, ताकि वो गैस जो बना है वो बाहर ना निकले। अब गैस को मुझे ट्रैप करना है जनरली, तो मैंने गैस को ट्रैप कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में जो ये आपका आफ्टर सम टाइम स्पून को निकालूंगा, स्पून से काम हो गया, मेरा गैस निकालना था, गैस सारे स्केप हो गए, गैस तो सारे निकल गए वहाँ से। ठीक है, बर्न करने के बाद सल्फर से। अब क्या करूँगा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को डाल दूंगा, मतलब कुछ हल्का सा वाटर डाल दूंगा। टेस्ट करना है ना, सॉल्यूशन में मिलाऊंगा तभी तो टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो एक सॉल्वेंट के तौर पे मैंने क्या डाला, सॉल्वेंट के तौर पे मैंने डाल दिया वाटर को। अब फिर से उसको बंद कर दिया और पूरी तरह से उसको क्या किया, मैंने हिला दिया, अच्छी तरह से हिला दिया ताकि गैस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस जाए। ठीक है, ये पता ही है आपको, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारे इंटर न्यूक्लियर स्पेस होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, तो वहाँ पे वो गैस अंदर उसके घुस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फिर चेक करेंगे। जो सॉल्यूशन बना गैस का और जो हम लोग वाटर डालें उसका जो सॉल्यूशन बना, उस पर फिर से मैंने ब्लू और रेड लिटमस पेपर लेके आए, फिर दोनों को डालें बारी बारी से। तो मैंने चेक किया तो पता चला कि जो ब्लू लिटमस है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ब्लू अगर रेड हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, एसिडिक है। आप अगर सल्फर से आपको लग रहा है कि सल्फर सर मैंने तो देखा ही नहीं कभी, ठीक है, तो बोला ठीक है, सल्फर नहीं देखा तो क्या हुआ, आपने कोयला तो देखा है, राइट, चारकोल। तो चारकोल से क्या करना है, चारकोल क्या आप भी कर सकते हैं, चारकोल से क्या करना है, बस इसी तरह सेम प्रोसेस। क्या करूँगा, एक स्पून से चारकोल लाऊंगा और यहाँ पर चारकोल को ला के बस इसको जलता हुआ चारकोल ला के यहाँ पे अंदर एक जार में बंद कर दूंगा। क्या होगा, चारकोल से निकलेगा धुआं। ठीक है, और वो धुआं क्या होगा, जब भर जाएगा तो उसको फिर चारकोल को निकाल लेना है स्पून को और उसमें फिर पानी डाल देना है, पूरी तरह हिला देना है, फिर सॉल्यूशन बन जाएगा किसका, वो गैस CO2 का, और उसका बन जाएगा। ठीक है, तो उससे भी जब बनेगा सॉल्यूशन उसमें फिर हम लिटमस पेपर डालेंगे, ब्लू या फिर रेड, दोनों में से दोनों में डाल के चेक कर लेंगे कि कौन अपना कलर चेंज करता है। जो चेंज किया उसी तरह पता कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ भी देखेंगे वो लोग ब्लू वाला रेड हो गया, मतलब जो सॉल्यूशन जो बना वो बनाएगा एसिडिक। अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें, इस केमिकल रिएक्शन जो अभी जो सल्फर वाला किया उसका रिएक्शन लिखना चाहें तो क्या हुआ, सल्फर को जब जलाएं तब SO2 गैस बना। वो SO2 गैस जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड इसको बोलते हैं, H2SO3 बनाता है, जिसको एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो एसिड का तो प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है। तो इससे क्या पता चला कि ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल्स के वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। बोले सर इसका क्या रिएक्शन होगा, कार्बन वाला का, ये भी देख लो, कार्बन O2 के साथ मिलेगा, मतलब जब कार्बन को बर्न किए उस चारकोल को तो बना मेरा CO2। अब फिर CO2 को अगर हम वाटर में डाल दिए तो क्या बना सर, H2CO3, इसको बोलते हैं H2CO3। ठीक है, तो ये भी एक एसिड है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये तो हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, किसका, मेटल का और नॉन मेटल का। मेटल रिएक्शन किया तो एक मेटालिक ऑक्साइड बनाया, समझ में आता है, और वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसे, टेस्ट करके पता किया मैंने। फिर जब हम नॉन मेटल को डाला वाटर के एयर के संपर्क में, मतलब वो O2 के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। उसका भी एग्जांपल हमने चेक कर लिया, एक्सपेरिमेंट चेक कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन जब उसको वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा। अभी तो बस मैंने वो जलाया था उसको, किसमें, एयर के प्रेजेंस में ही जलता है, राइट, मतलब O2 के प्रेजेंस में ही कोई चीज़ जल सकता है। तो
अब हम दूसरा बात करेंगे कि वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो सर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा ये भी चेक कर लेते हैं। सो कुछ मेटल्स क्या, मैं नाम ही बोल देता हूँ। जो तुम्हारा ये सोडियम जो बोला था मैंने, सोडियम और पोटेशियम दो बताया था, राइट। सोडियम, तो ये सारे इतने विग्रस होते हैं वाटर के साथ, यानी कि एयर के साथ भी। एयर में भी क्या होता है, जनरली एयर में भी तो वाटर वेपर होते हैं ना, तो बहुत कम होते हैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी होते हैं। तो एयर में या फिर आप वाटर में रखोगे ना ये सोडियम को, तो इस तरह से आग लग जाएगा भाई, ठीक है। मतलब ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम है, सॉरी सोडियम है, वो सोडियम क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उस कारण से क्या होता है यहाँ पे आग लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये मेटल जो है ना बहुत ही ज़्यादा विग्रस होते हैं किसको, वाटर के साथ रिएक्शन करने में। विग्रस मतलब खतरनाक वाला, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, ये तो चलो बात की है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स। जो उससे कम रिएक्टिव है वो क्या करेंगे, जैसे आयरन हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो भी स्लोली रिएक्ट करते हैं। स्लोली रिएक्ट का मतलब पानी में रख दो आयरन को, तो बहुत दिन रखोगे तो उसमें भी वही रस्टिंग का प्रॉब्लम होगा। क्यों, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सम मेटल्स कैन रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मतलब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसको आप अगर रखोगे वाटर में तो वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। सर हाइड्रोजन गैस है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, अपने मन से? क्या तो अपने मन से नहीं, क्या होता है, आप मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम को ही देख लीजिए, वो क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को आप पानी में डाल दीजिए, ठीक है। ठंडा पानी डालेंगे तो ज़रा सा कम रिएक्शन करेगा, कम रिएक्शन मतलब टाइम लगेगा। तो आपको यदि जल्दी ज़्यादा देखना है तो क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए मैग्नीशियम को। आप जैसे बॉइलिंग वाटर में डालेंगे मैग्नीशियम को ना, बॉइलिंग वाटर में यदि पानी है, ठीक है, इसमें आप मैग्नीशियम को डाल दिया, ठीक है, मैग्नीशियम को उसमें पूरा हमने डुबा कर रख दिया, तो क्या होगा, कुछ ही देर में देखेगा वहाँ से ये निकलेगा, क्या, बुलबुला निकलेगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बुलबुला है, ऊपर तक जाएगा, मतलब ये कुछ नहीं और H2 गैस है। बोलेंगे सर ये कैसे पता चला H2 गैस है? तो जब H2 गैस का रिएक्शन, मतलब इसका जब हम टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे एक जो माचिस का तिल्ली है ना, उसको जलते हुए यहाँ पे ले आते हैं। जब यहाँ पे लेके आएंगे ना माचिस की तिल्ली को, तो वो कैसे करेगा, पट पट करके आवाज़ करेगा, ठीक है। तो पॉपिंग साउंड्स जो है, इसको बोलते हैं पॉपिंग साउंड्स। जो पॉपिंग साउंड है उस हाइड्रोजन गैस का जलता है तो पॉपिंग साउंड आता है, ठीक है। ये हमें पता है, कब मैंने चेक किया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस का जब जलता है, वाटर के उसको जब लेके आएंगे फ्लेम के संपर्क में, उसके साथ लेके आएंगे तो क्या होगा, पॉपिंग साउंड देता है। और यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है, पॉपिंग साउंड दे रहा है, तो मान लेता चलो ये तो हाइड्रोजन गैस है। मतलब कोई मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और वो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सामने हम ले आते हैं माचिस की तिल्ली या जलता हुआ कुछ भी ले आएंगे जिसमें फ्लेम हो, तो वो पॉपिंग साउंड्स देगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आना है कि वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है उस रिएक्शन से, ठीक है। वैसे ही कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, वो लेस रिएक्टिव मतलब कॉपर या आयरन हो गया, वो क्या होता है, वो भी रिएक्शन करते हैं। जैसे कॉपर है, वाटर से, बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करेगा, या आपका यदि आयरन है तो आयरन किससे करता है, स्टीम से करता है रिएक्शन। आयरन करता है स्टीम मतलब जानते हो ना, तो वाटर वेपर, ठीक है, पता ही होगा, रोज़ तो करते हो, वाटर पानी गर्म करते हो तो वेपर निकलता होगा, उसको स्टीम फॉर्म बोलते हैं जो वेपर निकलता है। सो कुछ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। जैसे आप सोना चांदी का बात कर लो ना फिर, ठीक है, सोना चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं, बहुत ही लेस रिएक्शन करते ही नहीं है वाटर के साथ। नहीं तो ऐसा होता है, सोचो अगर हम सोने का अंगूठी पहना हूँ, ठीक है, और अगर मैंने नहाने चला गया तो क्या होता है, पानी में चला, रिएक्शन कर गया, कुछ ना कुछ तो कांड कर देगा, राइट। इन कुछ करता नहीं है, मतलब ये रिएक्टिव है ही नहीं। सोने का जो अंगूठी है वो रिएक्टिव नहीं है पानी में, ठीक है। तो अब बात करेंगे सर सारा मेटल क्या रिएक्शन करता है? नहीं। क्या सारा मेटल रिएक्शन यदि करता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, कुछ हैं जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। तो नॉन मेटल का बात करूँगा तो जनरली मोस्ट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, लेकिन
फिर से एक्सेप्शन कुछ हैं कि सम नॉन मेटल्स आर देयर विच आर क्वाइट रिएक्टिव इन एयर लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है एयर में तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, पानी में डुबा कर रखते हैं। तो फाइनली पानी में डुबा कर रखे हैं ताकि वो ठीक रहे, तो पानी से रिएक्शन नहीं किया उसने, तभी तो पानी में डुबा कर रख रहे हैं। लेकिन हाँ, फॉस्फोरस को यदि हम रखेंगे ना बाहर में हवा में, तो भाई वो एक्सप्लोजन कर सकता है फॉस्फोरस, इसलिए हम उसको पानी में डुबा कर रखते हैं। बड़ा अजीब अजीब चीज़ है। आप सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखना है सर, न रखना है किरासन तेल में डुबा के, क्यों ना, वो हवा पानी से रिएक्शन कर जाता है, आग लग जाता है। तो अच्छा, फॉस्फोरस जो नॉन मेटल की बात करते हैं उसको पानी में रखते हैं डुबा के, क्यों ना, वो सब हवा से रिएक्शन कर जाता है और एक्सप्लोजन कर सकता है। तो बड़ा विचित्र विचित्र चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, मज़ा आएगा। विचित्र है इसलिए तो मज़ा आ रहा है, नहीं तो आसानी से पढ़ता तो। ओके, सो अब देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। तो एसिड के साथ मेटल या नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पढ़ेंगे मेटल का मतलब क्या हो गया, मेटल का, मेटल किस तरह से एसिड के साथ रिएक्शन करता है। सेम क्या करना है, देखो मेटल जो है एसिड रिएक्शन तो करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब हाइड्रोजन गैस निकालेगा तो क्या होगा, पॉप साउंड। लास्ट में पढ़े मिला वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करता है तो पॉप साउंड आता है। तो उस तरह से यदि HCl या फिर H2SO4 एसिड्स होते हैं ना, HCl होते हैं या फिर H2SO4 होते हैं, जनरली हम लोग यूज करते हैं, राइट। HCl और H2SO4 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो सारे दो एसिड्स हैं, उनके साथ अगर रिएक्शन कराएं, या कोई भी और भी एसिड हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बात किया है सिर्फ HCl या फिर H2SO4 के साथ। मैं रिएक्शन करके दिखाऊंगा, आपको पढ़ना भी है वो रिएक्शन देखने भी है कैसे होता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा रिएक्शन होगा मेटल का एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और उसको टेस्ट करने के लिए हम एक पॉप साउंड टेस्ट भी देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा दूंगा कैसे वो पॉप साउंड आता है, ठीक है। जब मैं ख़त्म करूंगा लेक्चर मैं बताता हूँ कैसा वो दिखने में, कैसा मतलब किस तरह से ऑपरेटर्स का अरेंजमेंट होता है और किस तरह से वो साउंड सुनाई देता है, ठीक है। सो तो उसको ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट देखते हैं इसका रिएक्शन कि क्या है। Zn विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड आयरन विथ HCl, ये मान लो दो रिएक्शंस है। तो मैं शुरू करता हूँ। Zn क्या होता है सर, जिंक का होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 प्लस H2 मतलब H2 गैस। सो क्या बना, Zn एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है। दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे ZnSO4 प्लस H2 इज ए गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ आयरन का HCl के साथ, आयरन का क्या होता है फॉर्मूला, आयरन का सिंबल होता है Fe। इसको अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ HCl, तो ये बनाता है FeCl2 प्लस H2 गैस। दोनों केसेस में H2 गैस निकल रहा है। अगर बैलेंस करना होगा तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा 2HCl। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गए, दो क्लोरीन यहाँ पे आ गया और आयरन आ गया, एक आयरन। तो क्या हो गया, FeCl2 और H2। तो ये हमारा जो एम है, हमारा एम क्या है, ये H2 गैस, ठीक है। मतलब अगर हम मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा H2 गैस लिबरेट होता है। समझ में आ रहा, ठीक है। चलो, अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है तो क्या बनेगा सर। सो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स बट सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर। फिर से आ गया बट वाला जो आता है वो बड़ा टेंशन देता है, राइट। सिंपल रहे तो आदमी समझ में आए, बट आता है तो यार कुछ हुआ कांड लग रहा है, हुआ कांड। देखो क्या हुआ, सम नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस react with hot concentrated sulfuric acid, nitric acid but do not give hydrogen। मतलब समझो नॉन मेटल को ना सल्फर भी है और फॉस्फोरस भी है, क्या है, नॉन मेटल है। तो ये रिएक्ट तो करते हैं किससे, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट गरम H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, याद रखने का ये सब, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन तो करते हैं लेकिन ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। बेसिक डिफरेंस भी है, चलो मेटल वाला तो कम से कम करता है, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं देते, बहुत कंजूस है, छोड़ो। सो
नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बट डू नॉट गिव हाइड्रोजन। याद रहेंगे बातें, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर से देख लेना वीडियो, ठीक है। ओके, अब फोर्थ रिएक्शन जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ बेसेस, या फिर उसको कहीं कहीं आप देखते होगे बुक में लिखा होगा रिएक्शन विथ अल्कलीज, ठीक है। वही है, बेसिस ही है, अल्कली बोलते हैं दूसरा नाम से। बड़े लोग बड़ी सोच, कुछ भी बोले, ठीक है। समझने क्या, समझना है तुमको क्या बेसिस या फिर अल्कलीज की दिया रहेगा तो क्या होगा। जनरली रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ बेसिस रिलीजेस हाइड्रोजन गैस like case of many metals they react with sodium hydroxide to form their salt and liberate hydrogen gas। मतलब अगर हम मेटल का, एक मेटल है, मेटल का सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2 गैस तो निकलेगा ही, प्लस एक उसका सॉल्ट भी बनाएगा। क्या करेगा, एक सॉल्ट भी बनाएगा, ठीक है। तो जब भी वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ, कोई यदि मेटल को रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो H2 गैस बाहर निकलेगा और अपना एक सॉल्ट बनाएगा। वो जो मेटल है, मेटल अपना एक सॉल्ट बनाएगा। तो सर H2 गैस निकल रहा है, यहाँ भी टेस्ट करने का वही तरीका है जो मैंने बताया, पॉपिंग साउंड टेस्ट जो होता है वही H2 गैस को टेस्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल के साथ अगर मैं कराता हूँ रिएक्शन, तो नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बहुत ही कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, मतलब बहुत ही कम्प्लेक्स है, नहीं करते हैं लोग, बहुत कठिन है नॉन मेटल का बेस के साथ रिएक्शन करना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे केमिकल रिएक्शंस तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बोलोगे सर एक चीज़ हम लोगों ने बार बार सुना, क्या, रिएक्टिविटी। ये क्या होता है भाई? कहीं बोलता हूँ कि सर Ag मतलब वही, Ag मतलब सिल्वर या मतलब या गोल्ड या प्लेटिनम, ये सब को बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। कहीं बोलता हूँ सर मैग्नीशियम का बात लेता हूँ या सोडियम का बात लेता हूँ, ठीक है, पोटेशियम का बात लेता हूँ, तो बोलते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तो आग लग जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसा क्या माजरा, क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई? तो मतलब क्या एक कुछ होगा ना बताने का तरीका कि कौन किससे ज़्यादा है रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव है, इस तरह का, तो उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं, देखें बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, मज़ा आएगा। देखो सो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है वो, जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कहाँ से डिस्प्लेस करेगा सर? देखो एक बार चेक कर लेते हैं, एक रिएक्शन भी चेक कर लेते हैं, अच्छा होगा। अगर ऐसा रहा Zn प्लस FeSO4, ये क्या बनाएगा? तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखूँ, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? के मतलब पोटेशियम। मैं बोला था पहले याद रखने का, ठीक है। जो जो सिंबल्स हैं उनका नाम तो एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है वो या कौन सा मेटल है वो, ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा तुमको। तो क्या है, ये पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन। बोलो हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। हाँ हाइड्रोजन मेटल नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी जो है ना जनरली मेटल मिलता जुलता है, इसलिए इसको रख देते हैं लोग, ठीक है। उसी तरह कुछ रिएक्ट करते हैं। कॉपर हो गया, फिर हो गया Ag मतलब पारा, फिर हो गया Ag मतलब चांदी, सोना और प्लेटिनम, ठीक है। तो ये बात करते हैं। तो उससे पहले हम जब Zn प्लस FeSO4 को रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है सर? Zn ज़्यादा रिएक्टिव है सर Fe से। तो क्या करेगा ना, Zn जो बंदा है ये इसको बोलेगा तू भाग, Fe बोलेगा ठीक है भाई तू ज़्यादा रिएक्टिव है, मैं भाग रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे ZnSO4, और क्या बन जाएगा, फिर Fe बाहर निकल जाएगा। क्या हुआ, डिस्प्लेस किया कि नहीं? ये बंदा इसको डिस्प्लेस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो बोलते हैं, समझा। अब हम बोलेंगे सर ये तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, और जो सीरीज है ना, ये सीरीज, इस सीरीज को बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब जिस सीरीज में हम इसको ओरिएंटेशन करते हैं, जिस सीरीज में उसको हम रखते हैं बढ़ते हुए, ज़्यादा मोर रिएक्टिव है कौन? पोटेशियम, सबसे लेस रिएक्टिव है प्लेटिनम।
तो जिस सीरीज में रखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब हमेशा जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके प्लेस से, और अपने वहाँ पर खुद बैठ जाते हैं और दूसरा को बाहर निकाल देते हैं। तो डोमिनेंट है, ज़्यादा रिएक्टिव है। बोले सर ये तो याद नहीं रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो कुछ करते हैं याद रखने के लिए, देखते हैं कुछ याद रखने का कुछ तरीका। इन्होंने इसमें कुछ याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें से एक तरीका ये भी है, ध्यान रखना इसको। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक छोटा सा पोएम टाइप का, छोटा सा। क्या है, इसको बोलूँगा, इसको क्या बोलता है, के है ना यहाँ पे, तो इसको कैसे बोल देता है, तो बोल देता है केदारनाथ। क्या बोलता है, केदारनाथ। यहाँ पे नाथ कर दो, ठीक है, एन से नाथ। क्या हो गया, केदारनाथ का। एम जी को बोल देता है माली। क्या होगा, केदारनाथ का माली। एल से आलू, जेडन से जरा, ठीक है। एफी से मान लो फीका, एसएन से मान लो सा, फीका सा। पीबी से पकाता, एच से है, ठीक है, एच से है। मतलब केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। तो भाई माली को तो गुस्सा आएगा ही कि यार पका के दो, उसमें बोलता है फीका सा पकाता है। तो क्या बोलता है वो, माली का रिप्लाई मस्त है। क्या बोलता है, सी यू, मतलब कॉपर है ना ये, तो बोलता है कौन है जी। एच जी को बोला है जी, कौन है जी, तो बोलता है कौन। कौन मतलब कॉपर, एच जी मतलब है जी, ऐसा। कौन है जी, ए जी मतलब आगे, ए यू मतलब आओ, आगे आओ, और पी टी मतलब भाई पीटेगा उसको, समझा। इस तरह से इसको बोलता है कि आगे आओ और इसको पीटे, आगे आओ पीटे। अब देखो कितना मस्त है। केदारनाथ, के से केदारनाथ कर दिया, एन से नाथ कर दिया, कैल्शियम का कर दिया, मैंने केदारनाथ का माली में मैग्नीशियम को मालिक बना दिया। अब एल को आलू, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, ठीक है। ऐसा कोई बोला तो उसको गुस्सा आ गया भाई साहब को, माली को। तो उसने क्या बोला, कौन है जी, आगे आओ पीटे। याद रह जाएगा, आसान है, जब प्रैक्टिस कर लेना याद रह जाएंगी चीज़ें, ठीक है। कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। मान लो अचानक एग्जाम में यही पूछ देता है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर, कि बोल देगा कि एल्युमिनियम और टीन, एसएन को क्या बोलते हैं, टीन। एल्युमिनियम और टीन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। डायरेक्ट अब क्या करोगे, ये याद रहेगा ना, तुरंत बता दो, अरे यार ये तो आलू पहले आया था, सा तो बाद में आया था, आलू जब पहले आया था, मतलब आलू ज़्यादा रिएक्टिव है। इस केस में मतलब एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। आंसर दे दोगे, आसान है, राइट। इसको याद रखना। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, याद रखने का मस्त तरीका। अब जैसे ये मैंने बताया अभी, सी यू यहाँ पर देख के बता सकते हो तुम लोग। उसका यदि वो आपको याद है पोएम छोटा सा, तो क्या है इसमें, कॉपर और यहाँ जिंक, कॉपर जिंक, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली जिंक। क्यों, जरा। और यहाँ पर कॉपर है, कौन, वो कॉपर तो बाद में आया था, पहले तो उसका सेंटेंस पूरा करना है ना, जिंक। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है सी यू से। तो जिंक क्या करेगा भाई साहब को, डिस्प्लेस करेगा, किसको, जिंक को। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो जिंक यहाँ बढ़ गया ZnSO4 और Cu को फेंक दिया बाहर, ठीक है। क्या क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है। चलो ये तो हो गया एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अच्छा, और एक है आपके यहाँ पे एक मस्त टॉपिक है, इसको बोलते हैं नोबल मेटल्स। बोले सर हम लोग पढ़े थे पीरियडिक टेबल में नोबल गैसेस, ये नोबल मेटल्स भी होते हैं क्या। सी, नोबल गैसेस तो किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है। नोबल मतलब क्या होता है, हमारी सोसाइटी में बोलते हैं ना, नोबल आदमी है वो। तो नोबल आदमी मतलब बहुत ही सीधा साधा, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कुछ तरह का बॉन्ड नहीं, ठीक है। किसी से भी मिलजुल के नहीं रहता, किसी से झगड़ा नहीं करता, समाज से बिल्कुल ही कटा हुआ, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही नोबल आदमी है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। नोबल मतलब किसी से झगड़ा झोल कुछ करना ही नहीं, किसी से रिएक्शन नहीं करना, किसी से बॉन्ड नहीं करना, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ मेटल्स भी हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते, किसी से बॉन्ड नहीं करना चाहते, फ्री रहना चाहते हैं,
जैसे फ्री कौन रहना चाहता, वो है हमारे गोल्ड भाई साहब। गोल्ड मतलब महंगा है, सोना, प्लेटिनम बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव, समझ रहे हैं। बड़े लोग महंगे चीज़ है, समझ रहे हैं ना, किसी के साथ अमीर आदमी है ना बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, तो याद रखना गोल्ड प्लेटिनम याद रखने का तरीका, गोल्ड भी महंगा होता है, प्लेटिनम तो उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। अब महंगे लोग, बड़े लोग, अमीर लोग वो तो चाहेंगे ही नहीं कि हम किसी गरीब लोगों के साथ बॉन्ड बनाए, या किसी का मुंह लगना, छोटे आदमी का मुंह नहीं लगते, इस टाइप का ये है, बोलते छोटे वाले से मुंह नहीं लगते। जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, अरे इन लोग से मुंह नहीं लगना मुझे, ऑक्सीजन हो गया, अरे छोड़ यार ये सब, तो ये लोग महंगे हैं पता है, बड़े लोग छोटे लोग के मुँह नहीं लगते। तो इस टाइप का सोच सकते हैं। नोबल मेटल्स कौन है, वो है बड़े लोग। महंगे कौन होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, याद रख सकते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग नोबल मेटल्स। अब बात करते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं विद द केमिकल सब्सटेंस, आसानी से नहीं करते हैं, इसलिए उनका जो लस्टर होता है रिमेन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। एक बार सोना आदमी खरीदता है, फिर देखता है कितना मस्त चमकते रहता है, हाँ सोना, आदमी नहीं, सोना चमकते रहता है कि नहीं चमकते रहता है, तो कितना सालों साल वो चमकते रहता है सोना, तो इसको बोलते हैं कि बहुत दिन तक उसका लस्टर बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, न कार्बन से करना है, न सल्फर से करना है, हमारे क्या है एटमॉस्फेयर में ये सब है, न पानी से करना है, तो रिएक्शन किसी से करना नहीं है, किसी का लेयर ऊपर जमना नहीं है, तो वो चमकते रहते हैं। एज देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज़ वेरी हाई, ये तो पता है कि मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है। मेलेबिलिटी मतलब आसानी से पीट सकते हैं और सीड बना सकते हैं, डक्टिलिटी मतलब खींच के तार बना सकते हैं, ऐसा। तो दे कैन बी रिफॉर्म्ड इनटू एनी शेप एंड साइज। अब हम बताओ, तुम यदि ज्वेलरी शॉप जाते हो तो बोलते हैं ना ये डिज़ाइन बना देना, मेरा ये डिज़ाइन बना देना, फरमाइश तो बड़ी बड़ी, ठीक है, क्यों? जानते हैं कि सोना है, वो आराम से किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, टूटेगा ही नहीं वो, तो इसलिए हम लोग नया फरमाइश करते हैं, इस तरह बना दो, उस तरह बना दो, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं कहाँ, ज्वेलरी मेकिंग में, किसको, सोने को, ताकि किसी भी तरह पैटर्न हो, किसी तरह डिजाइन हो, कितना पतला भी क्यों ना वायर बनाना डालना हो उसमें, सब कुछ कर देगा वो सोना, टूटेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है वो, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं कहाँ, ज्वेलरी मेकिंग में। फिर अगर बात करते हैं सर गोल्ड, जो गोल्ड होता है ना प्योर गोल्ड, वो प्योर गोल्ड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर सॉफ्ट है तो वो किसी भी शेप या साइज में रहेगा क्या, पिघल जाएगा, राइट, मतलब वो छलक जाएगा, तरल मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड टाइप में होगा अगर, तो वो किसी भी फॉर्म में नहीं रह पाएगा। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कुछ हम उसमें मिक्स करेंगे, क्या मिक्स करेंगे, हम जनरली क्या मिक्स करते हैं, उसमें ज़रा सा चांदी मिला देते हैं या फिर कॉपर मिला देते हैं, मतलब सिल्वर या कॉपर मिला देते हैं, ताकि वो उतना हार्ड हो जाए, ज़्यादा नहीं मिलाने का, नहीं तो फिर गोल्ड का प्रॉपर्टी चला जाएगा, राइट, तो फिर वो जंग भी लगेगा, रिएक्शन भी करेगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, चमकेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा, लोगों को दिखाते नहीं, ओ देखो मेरा रिंग है, तो वो सब यदि कब दिखाते हैं, जब वो चमकता है, तभी तो फ़ायदा है दिखाने का। कोई लोहा का नहीं दिखाता कि मेरा लोहा का है, देखो तो मैंने लोहा का पहना हुआ है रिंग, ऐसा कोई दिखाता नहीं है, राइट। तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसलिए उसका ज्वेलरी मेकिंग आसानी से नहीं किया जाता, तो क्या करते हैं वो लोग, सिल्वर या फिर कॉपर को उसको मिला देते हैं, ठीक है। अब मिला दिया तो जो प्योर गोल्ड होते हैं उसको बोलते हैं कि वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का। लेकिन हम लोग जो बाहर मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं नहीं 24 नहीं, 22 कैरेट का गोल्ड है ये, तो 22 कैरेट का है, मतलब उसमें 22 पार्ट है प्योर गोल्ड का, 24 पार्ट ऑफ मिक्सचर में। मिक्सचर किसका है, गोल्ड एंड कॉपर या फिर गोल्ड एंड सिल्वर, मान लो गोल्ड एंड सिल्वर का मिक्सचर है, वो 24 कैरेट है, लेकिन उसमें 22 कैरेट जो है वो प्योर गोल्ड है, बाद बाकी 2 है वो जो मिला हुआ है, उसमें कॉपर मिलाओ या फिर हो सकता है सिल्वर मिलाओ। तो ये हो गया तुम्हारा 22 कैरेट गोल्ड का मीनिंग, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एलॉय। ये एलॉय क्या होता है भाई, नया चीज़ आ गया, चलो देख लेते हैं। एलॉय क्या है, एलॉय है ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 और मोर मेटल या फिर एक मेटल या फिर नॉन मेटल, कभी एक मेटल नॉन मेटल मिलके भी एक एलॉय बनाते हैं,
बना सकते हैं हम लोग, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिला के भी हम लोग नन मेटल एलॉय बना सकते हैं। सर इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ा? ठीक है, ये एक तरह सोच लो ना कि एक हाइब्रिड टाइप का है, मतलब 2 चीज़ को मिला, 2 स्पीसीज को मिलाओ, ठीक है, 2 स्पीसीज को मिलाओ और एक थर्ड स्पीसीज बनाओ, थर्ड स्पीसीज बना जो दोनों से बेहतर हो। एक बार पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, जो नहीं होता है क्या बोलते हैं उसको, लाइगर, क्या बोलते हैं, लाइगर। ये क्या होता है लाइगर? ये होता है लायन और टाइगर। टाइगर और लायन से मिल के क्या बनाते हैं हम लोग? लाइगर। और लाइगर इसमें दोनों प्रॉपर्टी होता है, लायन का भी प्रॉपर्टी होता है और टाइगर का भी प्रॉपर्टी होता है। तो सोचो लायन भी मजबूत, टाइगर भी मजबूत, तो जो बनेगा लाइगर वो कितना मजबूत, ऑब्वियसली दोनों से ज़्यादा मजबूत होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि एलॉय भी क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या फिर कोई एक मेटल और एक नन मेटल मिला दो और बना दो हम एलॉय। बनाने का क्यों ज़रूरत ही क्यों पड़ा? ताकि अलग अलग चीज़ों में उसको यूज कर पाएँ, हमारे जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरह यूज कर पाएँ। मान लो जैसे हम स्टील का तो बर्तन लोग रोज़ यूज करते हैं, राइट, घर घर में स्टील का बर्तन मिलता है। स्टील कोई मेटल नहीं है, ठीक है, वो 2 मेटल का मिलने के बाद या एक क्या बना है, मेटल और नन मेटल। मैं बोला कि मेटल या नन मेटल या फिर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल भी मिल सकते हैं। तो कार्बन क्या है, नन मेटल, आयरन क्या है, मेटल। तो आयरन और कार्बन मिल के क्या बनते हैं, स्टील। अब देखते हैं तो इसमें क्या है, एलॉय में डिफरेंट मेटल या फिर मेटल प्लस नन मेटल मिलके क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। जैसे मतलब ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज ये कॉपर प्लस टीन को मिला के, कॉपर एक मेटल, टीन एक मेटल। तो मेटल मेटल भी मिल सकता है, कभी 3 मेटल भी मिल सकते हैं या 2 मेटल मिल सकते हैं, एक मेटल एक नन मेटल मिलते हैं और बनाते हैं डिफरेंट एलॉय। ये लिस्ट है, ये आप लिस्ट को यहाँ पे पॉज करके वीडियो आप लोग इस लिस्ट को कॉपी कर लेंगे अपने बुक में, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में, ताकि इसको आप यदि आए तो एक बार देख के जाओ एग्जाम में और फाड़ दो। सो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या क्या है ये तो मैंने शुरू से बता दिया तुम लोगों को, राइट। क्या कि मेटल्स जनरली यूज करते हैं मशीन में, ऑटोमोबाइल से जानते हो, एरोप्लेन में, कार में, सैटेलाइट में। कार कैसे बनता है, मेटल से ही बनता है, राइट। अब लकड़ी से तो बना के नहीं चलेगा। एरोप्लेन में, सैटेलाइट्स में, क्या एरोप्लेन में क्यों बनता है, एरोप्लेन हल्का होना चाहिए, तो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं या फिर उसके कुछ एलॉय का यूज करते हैं बना के। ठीक है, उस तरह से मेटल का यूज कहाँ होता है, ऑर्नामेंट्स बताया मैं। हाँ, ऑर्नामेंट्स मतलब वो ज्वेलरी से होता है ना, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स हो गया, गोल्ड सिल्वर का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन मेटल का यूज कहाँ होता है, नॉन मेटल का तो सबसे पहले है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन का यूज तो कहाँ होता है तुमको पता है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है तभी तो सांस ले रहे हैं, राइट। सो ह्यूमन बीइंग या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल के लिए नॉन मेटल का यूज होता है। फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट खेत वेत में डालने के लिए यूज होता है किसका, नॉन मेटल्स का, जैसे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड जो होते हैं उन लोग का। फिर नॉन मेटल यूज करता है वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं नॉन मेटल का। फिर इस तरह यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, आयोडीन किसका यूज करते हैं, नॉन मेटल का। एंटीसेप्टिक में आयोडीन का यूज करते हैं हम लोग। एंटीसेप्टिक मतलब घाव लग जाता है तो एंटीसेप्टिक के लिए डालते हैं ना आयोडीन, वो। नॉन मेटल का यूज करते हैं क्रैकर, पटाखे फोड़ते हो ना, उसमें भी नॉन मेटल ही यूज होता है, जो बारूद रहता है उसमें। तो इस तरह से हमारे नॉन मेटल और मेटल के एप्लीकेशंस हो गए। तो इस तरह से चैप्टर तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अब हम बताएंगे आपके बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो ये आपके बुक का एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर खत्म ही यही है। उसके बाद एक वीडियो दिखाएंगे मस्त वाला, फिर चलेगा, खत्म हो जाएगा। देखो, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ मेटल पीस कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स, क्या बोलते हैं इसको, नोन एज मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। आंसर, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ व्हाट, अभी मैंने बताया, कॉपर प्लस टीन। लिखेंगे कॉपर एंड टीन। ठीक है, गोल्ड किसी साथ मिक्स किया जाता है, या तो सिल्वर के साथ या फिर कॉपर के साथ, ताकि इसको हार्ड बनाया जा सके, जैसा मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद एक ऐसा नॉन मेटल जिसका अपना नेचुरल लस्टर होता है, तो एक्सेप्शन में क्या था लस्टर वाले में, आयोडीन। क्या था, आयोडीन, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले ही। एक ऐसा नॉन मेटल विच कैचेज फायर इन एयर, नॉन मेटल, मेटल नहीं, मेटल बोला तो तुम बोल सकते हो, राइट, कि पोटेशियम बोल सकते हो सर, लेकिन नहीं, मेटल नहीं पूछ रहा, नॉन मेटल पूछ रहा है। तो उसमें क्या लिखूंगा सर, फॉस्फोरस। क्या लिखूंगा, फॉस्फोरस। इसको हम पानी में डाल के रखते हैं, एयर में रखेंगे तो क्या होता है, एक्सप्लोजन। ठीक है, द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कोई एक मेटल जो एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, कौन, उसका नाम है Hg, या फिर लिखते हैं मर्क्यूरी। क्या बोलते हैं,
मर्क्यूरी। ठीक है, इतना हो गया कॉपी। चलो इसको आगे करता हूँ ज़रा सा। अब है आपका मैच दी फॉलोइंग, ये मैच करना है तेरे को। ठीक, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? सबसे हार्डेस्ट कौन है सर? सबसे हार्डेस्ट है आपका डायमंड। हो गया। एल्युमिनियम और कहाँ से मिलता है? मैंने बोला ये बनता है बॉक्साइट से। ए नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्टिंग इन लिक्विड स्टेट, एक नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट में होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। फिर एक गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है? ने पहले बताया था, एक नॉन मेटल होता है जिसका नाम है ग्रेफाइट, अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। और एक मेटलॉइड आर्सेनिक बताया था, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। तो कौन है? आर्सेनिक। ये कॉपी हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टिक मार्क करना है करेक्ट ऑप्शन में। तो द टू मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। किस पे? एल्युमिनियम एंड आयरन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एल्युमिनियम एंड आयरन, सॉरी ये है। ठीक है, नेक्स्ट द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द एलॉय जर्मन सिल्वर आर। वो जर्मन सिल्वर जब मैं बता रहा था उसमें एक चीज़ देखे होगे तुम लोगों ने कि जर्मन सिल्वर किस किस चीज़ से मिल के बनता है। द मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एलॉय जर्मन सिल्वर आर क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल। ये तो मैंने वहाँ भी देख लेना टेबल में। ठीक है, यही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन ए मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन द रिजल्टिंग ऑक्साइड ऑफ द मेटल क्या होता है? जब ऑक्सीजन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो एक बनाता है एसिडिक या फिर बेसिक। तो क्या बोलते हैं सर? मेटल किसको बनाता है? बोलो जल्दी बताओ। बेसिक ऑक्साइड। क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड। टिक भी नहीं लग रहा, बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, आउट ऑफ द मेटल ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम विच इज द मोस्ट डक्टाइल? ऑब्वियसली गोल्ड बताया। टू ऑफ द मेटल्स दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इधर इन एयर और अंडर वाटर, क्या है वो? पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। शॉर्ट में एक ऐसा बताना है मेटल का नाम और एक नॉन मेटल का नाम, वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड में। तो मेटल का अगर नाम लिखना चाहूँगा मैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? मर्क्यूरी मेटल का नाम में। और वन नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड, नॉन मेटल में कौन? ना ब्रोमीन। क्या लिखूंगा? ब्रोमीन। ठीक है, स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट गोल्ड पीस। 18 कैरेट में कितना होगा सर? टोटल होता है कितना? 18 कैरेट गोल्ड होता है कितना? 24, जिसमें 18 कैरेट प्योर गोल्ड होगा और बाद बाकी मिक्सचर होगा, उसका मिक्स किया होगा। तो इसको जो डिवाइड करूँगा 6 3 जा 8 6 4 जा 12, मतलब 3/4, ये फ्रैक्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर विच दैट मेक्स देम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। वो कॉपर वायर का क्या क्या प्रॉपर्टी है जिससे को हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज करते हैं, इस कारण से उसको यूज करते हैं। सबसे पहला बात है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका हाई होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा, उसका तार बन सकता है, मतलब उसका डक्टिलिटी। और तीसरा कि ये लो कॉस्ट का है, कॉस्ट भी नहीं है, जैसे गोल्ड जैसा कॉस्ट होता है ऐसा कॉस्ट है क्या? कॉस्ट है क्या इसका? नहीं है कॉस्ट। तो इस 3 प्रॉपर्टी के कारण हम बोल सकते हैं कि कॉपर वायर को हम यूज़फुल है किसमें? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में। एलॉय को डिफाइन करना है, मैंने बताया एलॉय क्या है, डिफिनेशन क्या बताया उसका? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट? मेटल, 2 और मोर देन 2 मेटल्स और मेटल प्लस एनी नॉन मेटल। तो क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं किसके? मेटल के या फिर मेटल नॉन मेटल के, उसको बोलते हैं एलॉय। लिस्ट एनी 2 यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। 2 यूज नॉन मेटल्स सबसे पहले जिंदा रहने के लिए चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए चाहिए, 2 ही बोल रहा है, नहीं तो कितना बोल दूंगा। ठीक है, लिखाया भी है उसमें, स्लाइड में देख लेना तूने। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो बात करते हैं सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये है तुम्हारा सोडियम,
इसको रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा सर? Na2O। क्या बनेगा? Na2O। बैलेंस करना है तो इसको 2 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया सर? 2 Na2। सही है, बैलेंस हो गया ये। नेक्स्ट क्या है? एल्युमिनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड मतलब डाइल्यूट, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मतलब Al प्लस HCl मतलब एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? AlCl3। क्या बनाता है? AlCl3 प्लस H2 गैस। कैसे सर? H2 गैस तो निकलता ही है सर। क्यों? क्योंकि मेटल जब भी रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ में कुछ कंपाउंड बनता है, AlCl3 बना। ठीक है, बैलेंस करना होगा तो बैलेंस कर देंगे, इसको लिख देंगे 2Al 6HCl। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा 3 और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना हुआ? 2। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा बैलेंस। ठीक है, 2 रिएक्शंस हो गए ना। वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। क्या बताया मैंने पहला? उसका लस्टर जाता नहीं है। क्यों? कि साथ रिएक्टिव है ही नहीं, वो इतना लो रिएक्टिव है क्योंकि सर रिएक्शन करेगा ही नहीं और उसका लर जो है वो हमेशा बना रहेगा। सॉरी, दूसरा कारण क्या है? वो किसी भी इतना डक्टिलिटी उसका हाई होता है और मेलेबिलिटी होता है, किसी भी साइज शेप में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमको तो वही तो चाहिए। ऑर्नामेंट्स में क्या चाहिए होता है? डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिजाइंस, तो उसके लिए आसानी से ये की जा सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, गिव रीजन। ये तो पता ही है, सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में न रखेंगे तो क्या होगा? ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? उसको हवा में रखो या पानी में रखो, वो आग लग जाएंगे, राइट? तो आग लग जाएंगे तो उससे बचाने के लिए इसको हम केरोसिन रखेंगे। तो उससे क्या होता है? वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता ही नहीं है, बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। कहाँ निकलता है? हवा में रखेंगे तो निकलेगा, पानी में देंगे तो निकलेगा हाइड्रोजन गैस। और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस हमेशा आग लगाता है। ठीक है, तो क्या होगा? इसलिए हम इसको रखते हैं केरोसिन में, तो हाँ वहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पाता केरोसिन के साथ और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए हम रखते हैं इसको केरोसिन में। वाई इज ब्रॉन्ज प्रिफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टेचू। ठीक है, ब्रॉन्ज को हम क्यों प्रीफर करते हैं कॉपर के मेटल मेकिंग स्टेचू? सबसे पहली बात है, ब्रॉन्ज क्या? एक एलॉय है, कॉपर एक मेटल है, तो ऑब्वियसली बात है ब्रॉन्ज मोर स्ट्रॉन्गर भी होगा, रस्टिंग नहीं होगा, मतलब कोरोजन से बचाने के लिए। स्टेचू कहाँ होते हैं? बाहर में होते हैं, राइट? कभी भी होते हैं तो पानी, धूप, बरसात सब पड़ेंगे उस पर, तो वो डीके नहीं होना चाहिए, उसका डीके नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए हमको? कि ब्रॉन्ज का यूज किया जाता है। ये एक एलॉय है, कॉपर का ही एलॉय है लेकिन इससे बेटर है। ठीक है, चलो मैंने जैसे बताया था पॉपिंग साउंड वाला, हाइड्रोजन गैस निकलता है तो पॉपिंग साउंड आता है, राइट? उसका मैंने बोला वीडियो दिखाता हूँ मैं। चलो वीडियो दिखाता हूँ, देखो देखते हैं हमारा वो वीडियो जब बोला कि पॉपिंग साउंड आता है, राइट? हाइड्रोजन गैस निकलता है तो पॉपिंग साउंड होता है। क्या? मैच स्टिक या फिर कैंडल ले जाओ उसके सामने तो आता है साउंड। देखता हूँ कैसे, देखो एक वीडियो, मजा आएगा।
तो हमने यहाँ देखा, क्या देखा, यहाँ पे एक बेस मतलब NaOH और कौन एक मेटल एल्युमिनियम, यहाँ पे मेटल था और वहाँ पे साथ में क्या लिया था हमने, बेस। मतलब मेटल का बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है और मैंने बताया हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो बस हाइड्रोजन गैस का उन्होंने टेस्ट देखा कैसे वो पॉपिंग साउंड दे रहा था, राइट, पटाक। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर वीडियो। अच्छे से एग्जाम दीजिए और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगला चैप्टर का किसी का चाहिए नोट्स तो भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। चलो बाय बाय।